नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, PHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। आपको बताना है दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ऑप्शन देखते हैं, 1.030, 2.063, 1.050, 0.34। यहाँ पर बता दें कि दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.028 से लेकर 1.032 होता है। लेकिन अगर गाय और भैंस का दोनों का अलग अलग होता है। गाय की बात करें तो गाय का जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.028 से लेकर 1.030 तक। अगर यहीं भैंस की बात करें तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.030 से लेकर 1.032, ये होता है गाय और भैंस का। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1.030। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है दूध के पीएच से। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में आया है, दूध का पीएच के बारे में पूछा जाता है कि पीएच मान कितना होता है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे ऑप्शन में दे देता है 6.5 भी सही माना जाता है, 6.6 भी सही माना जाता है, 6.7 भी सही माना जाता है, 6.8 भी सही माना जाता है। अभी हाल ही एग्ज़ाम हुआ है FSO का, इसमें उन्होंने जो करेक्ट आंसर माना है उसको 6.8 ही माना है। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाता है तो 6.6 जो होता है ये दूध का एकदम करेक्ट पीएच होता है। ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर हल्का अम्लीय होता है। तो 6.5 से लेकर 6.7 के बीच जो पीएच होता है दूध का, इसके बीच में रहता है। लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 इन्हीं में से देखने को मिलेगा, डबल ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है 6.6। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का ईयर कोकिल रोग अथवा सेहू रोग का कारक होता है। आपको बताना है, देखते हैं किसके द्वारा होता है, एग्यूना टिट्रिसाई या कैरोनोबैक्टीरियम टिट्रिसाई, या ए और बी दोनों सही है, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो इस चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईयर कोकिल जो रोग होता है इसको सीड गॉल के नाम से भी जाना जाता है, सेहू रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, एग्यूना टिट्रिसाई के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसके लिए विल्ट जिम्मेदार है। तो विल्ट जो रोग होता है वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पपीता का लीफ कर्ल वायरस रोग प्रसारण किसके द्वारा होता है। यहाँ पर आपको पता चल गया, पपीता में जो लीफ कर्ल रोग लगता है ये किसके द्वारा लगता है, वायरस के कारण लगता है। लेकिन इसका प्रसार कौन करता है, किसके द्वारा प्रसारण होता है, बीज द्वारा, एफिड द्वारा, सफ़ेद मक्खी द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सफ़ेद मक्खी द्वारा इसका प्रसार होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। सफ़ेद मक्खी की जगह इसका वैज्ञानिक नाम भी दे सकता है, तो वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए, बेमेसिया टेबेसी। ठीक है, बेमेसिया टेबेकाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब होता है, केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, रात में अधिक। तो इन चारों में से बताइए करेक्ट कौन सा हो जाए। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये केवल कब होता है, केवल दिन में होता है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कब
किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य की उपस्थिति में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मेलाथियान वर्गीकृत है। आपको बताना मेलाथियान जो होता है किसका वर्गीकृत है? कार्बामेट्स में, या क्लोरीनेट्स हाइड्रोकार्बन में, या अकार्बनिक यौगिक में, या आर्गेनोफॉस्फोरिक यौगिक में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेलाथियान का बैन किस पर किया गया है? सब्जियों पर। ठीक है, सब्जियों पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। और यह एक प्रकार का मेलाथियान क्या है? कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह क्या है? आर्गेनोफॉस्फोरिक यौगिक में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्क्रीन पर देखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोविक अम्ल के विघटन की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस में होता है, क्रेब चक्र में होता है, किण्वन में, या ऑक्सीडेंटिव फास्फोराइलेशन के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, क्रेब चक्र के अंदर। ठीक है, आप लोग बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। पायरेथ्रम निकाला जाता है। आपको बताना है पायरेथ्रम किससे निकाला जाता है। पायरेथ्रम क्या होता है? एक प्रकार का वानस्पतिक कीटनाशी है। ठीक है, क्या है? वानस्पतिक कीटनाशी है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो वानस्पतिक कीटनाशी होता है। तो ये किससे निकाला जाता है, किससे तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। निकोसियाना टोबेकम की पत्तियों से, या निकोसियाना टेबेकम की फूलों से, या क्राइसेंथेमम के तने से, या क्राइसेंथेमम की पुष्प पंखुड़ियों से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्राइसेंथेमम के तने से इसको प्राप्त किया जाता है पायरेथ्रम। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है? कीटनाशी होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर निकोसियाना टोबेकम की पत्तियों से क्या तैयार किया जाता है? निकोटीन तैयार किया जाता है, याद रखेंगे, निकोटीन तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं की फुहार क्यों नहीं करनी चाहिए? जिस समय हमारी फसलों में पुष्प लगे हों उस समय कीटनाशी दवाओं का स्प्रे क्यों नहीं करना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आप बताइए ऑप्शन देखकर, पुष्प शरण करने हेतु, या समुचित फल लगने हेतु, या मधुमक्खी सुरक्षा हेतु, या कीटनाशी अवशेष नियंत्रण हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मधुमक्खी सुरक्षा हेतु। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय मधुमक्खियाँ उस पर बैठती हैं और परागण में मदद करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? परागण में मदद करती हैं, इसलिए स्प्रे नहीं करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टेम मेलानोसिस नामक बीमारी गेहूं में किसकी कमी से प्रकट होती है? यहाँ आपको पता चल गया स्टेम मेलानोसिस नामक बीमारी जो होती है किसके अंदर होती है? गेहूं के अंदर देखने को मिलती है। तो ये किसकी कमी को प्रकट करता है, ये आपको बताना, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, या सिलिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉपर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर Cu। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होता है? तो Cu++ या Cu धन इस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू रोग नियंत्रण किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। डाउनी मिल्ड्यू को क्या कहा जाता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके मृदा में किसका हम स्तर बढ़ा दें कि डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाए या उसके स्तर को कम किया जा सकता है? तो कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड, या मोलिब्डेनम, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, क्लोराइड। क्लोराइड का प्रयोग अगर हम मृदा में कर रहे हैं, या MOP का प्रयोग अगर हम मृदा के अंदर कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? बाजरा में जो डाउनी मिल्ड्यू लगता है उसके नियंत्रण को हम कम कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीटों को नष्ट करना। ये तो एकदम गलत है, क्योंकि कीटों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कीटों को नष्ट ना करना। तीसरा ऑप्शन है कीटनाशी की संख्या को आर्थिक स्तर के नीचे रखना। चौथा ऑप्शन है कीटनाशी स्तर को कम करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीटनाशी की संख्या में आर्थिक स्तर के नीचे रखना। ठीक है, इसको IPM के नाम से इसको जाना जाता है। दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, एक भौतिक रूप से, एक जैविक रूप से। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रिमोट सेंसिंग में फोटोग्राफी के लिए किस प्रकाश की किरणों का उपयोग किया जाता है? वायरलेट, फोररेड लाइट, इंफ्रारेड या हरा प्रकाश? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पौधों में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? फास्फोरस, पोटास, बोरान या लोहा? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन यहाँ पर फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होता है, पौधों की पत्तियों के किनारे जो होते हैं बैंगनी रंग का प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। यहाँ पर जो पोटास दिया है इसकी कमी से क्या होता है? नेक्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्रोसिस याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय बाजार हेतु टमाटर की तुड़ाई हेतु कौन सी अवस्था पर करते हैं? ठीक है, स्थानीय बाजार में अगर इसको सेल करना है तो कौन सी अवस्था में टमाटर को तोड़ा जाता है? पिंक अवस्था, ब्रेकर अवस्था या ए और बी दोनों सही है, या लाल अवस्था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यानी सी ऑप्शन। इसको पिंक अवस्था और ब्रेकर अवस्था दोनों अवस्था पर इसको तोड़कर स्थानीय बाजार में हम इसको बेच सकते हैं। यहाँ पर लाल अवस्था दिया है तो लाल अवस्था हम तब तोड़ाई करेंगे जब हमको सॉस बनाना होगा। ठीक है, सॉस अगर बनाना है तो लाल अवस्था वाले टमाटर का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर हरभजन सिंह का संबंध किससे? पूरा नाम इनका लिख दिया गया है यहाँ पर। अगर सिर्फ हरभजन दिया जाता तभी भी ठीक रहता। ठीक है, अगर पूरा नाम देते तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना हरभजन सिंह का संबंध किससे? भिंडी से, टमाटर से, बैगन से या मिर्च से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भिंडी की एक वैरायटी है हरभजन, याद रखेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हरभजन जो है याद रखेंगे मटर की भी वैरायटी है। ठीक है, मटर और आप भिंडी दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दोनों में से मिलेगा, चाहे भिंडी चाहे मटर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। मृदा उर्वरकता एवं उर्वरक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, मृदा उर्वरकता और उर्वरक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? S.N. ब्रेडी द्वारा, टिजडेल एट ऑल द्वारा, यम रॉय द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टिजडेल एट ऑल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा भी आपको दिखाई दे TDA तभी भी आप इनको करेक्ट मार दीजिए। इसका मतलब होता है टिजडेल एट ऑल। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, प्याज और लहसुन में क्रोमोजोम संख्या बताना है। ठीक है, प्याज के अंदर गुणसूत्र संख्या कितना होता है, लहसुन के अंदर क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, ये आपको बताना। 16, 18, 48 या 22? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 16। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें तो ब्रेसिक एसिड जैसे गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, ठीक है, ब्रेसिक एसिड में 18 क्रोमोजोम नंबर होता है। 48 किसका होता है? तो 48 आपको याद रखना बेर का होता है। अगर हम पूछ लें 130 किसका होता है तो भिंडी का होता है। ठीक है, भिंडी का क्रोमोजोम नंबर 130 होता है, सबसे ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो प्याज और लहसुन है ये दोनों किस प्रकार के? एक बीज पत्री है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, एक बीज पत्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, प्याज में
तीखापन हेतु उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है प्याज में तीखापन के लिए? डाई एलाइल डाइसल्फाइड, एलाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड, या केटाचोल, या क्वेरस्टीन? तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, ये प्याज में क्या होता है? प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है। डाई एलाइल डाइसल्फाइड किस में होता है? तो याद रखेंगे लहसुन के अंदर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी बहुधा पर परागित नहीं है? ठीक है, बहुधा पर परागित सब्जी कौन सी नहीं है? पालक, मिर्च, बैगन, भिंडी। तो भिंडी भी देखते हैं बहुधा पर परागित है, बैगन भी है, मिर्च भी है, लेकिन यहाँ पर पालक जो है ये बहुधा पर परागित नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पालक के अंदर विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को, या डी कैंडोले को, के.एल. चड्ढा को, डॉक्टर बी.पी. पाल को? तो याद रखेंगे यहाँ पर कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। डी कैंडोले को क्या कहा जाता है? इनको सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का पिता कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के.एल. चड्ढा इनको आधुनिक बागवानी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक बागवानी का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। और डॉक्टर बी.पी. पाल के बारे में कौन नहीं जानता है? इनको गुलाब का जनक कहा जाता है, गुलाब का जनक, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापमान होता है। ठीक है, मृदा के अंदर जो नाइट्रिफिकेशन होता है उसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान? तो मृदा में नाइट्रिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर माना गया है वो माना गया है 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? ठीक है, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? प्राइमिंग के लिए दो प्रकार के बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, याद रखेंगे। तो प्राइमिंग जो है किस फसल से संबंधित है देखते हैं। चना, तंबाकू, गन्ना, आलू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तंबाकू। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तंबाकू से संबंधित और भी इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे डिसबडिंग है, ये भी तंबाकू से संबंधित रहेगा। टॉपिंग है, ये भी तंबाकू से है। प्राइमिंग, ये भी तंबाकू से है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, क्यूरिंग। ठीक है, क्यूरिंग भी आपका तंबाकू से संबंधित है। ये सब प्रक्रियाएं तंबाकू से हो गई। चना से संबंधित याद रखेंगे, चना के अंदर नीपिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, नीपिंग क्रिया की जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद गन्ना और आलू के अंदर दो प्रक्रियाएं जो हैं सेम मिलती हैं। एक प्रक्रिया है अर्थिंग अप। ठीक है, अर्थिंग अप ये किस में किया जाता है? गन्ना में भी किया जाता है अर्थिंग अप, और आलू के अंदर। दूसरी प्रक्रिया है फ्रोइंग। फोरोइंग इरिगेशन। ठीक है, ये दोनों ही किस में किया जाता है? गन्ना और आलू में। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ठीक है, एक चीज यहां देखेंगे, आलू का जो उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया था, इनको भी आप याद रखेंगे। तो आलू का उत्पत्ति का सिद्धांत, आलू का नहीं, उत्पत्ति का सिद्धांत याद रखेंगे किसने दिया था? तो बेबी लो ने दिया था। ठीक है, बेबी लो ने दिया था उत्पत्ति का सिद्धांत, याद रखेंगे। तो यहां पर पूछा आलू का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, पेरू, यूरोप या उपयुक्त सभी। तो आलू का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा पेरू। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसान खाद या कैन खाद किसे कहा जाता है, या किस खाद को कहते हैं, या ऑप्शन बन सकता है किस प्रकार का होता है। ठीक है, उदासीन उर्वरक है,
कार्बनिक उर्वरक है या अम्लीय उर्वरक है या ए और बी दोनों है। तो किसान खाद जो होता है, कैन खाद जो होता है, एक प्रकार का उदासीन उर्वरक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कार्बनिक उर्वरक के अंदर याद रखेंगे कौन सा आ जाएगा, यूरिया आता है कार्बनिक उर्वरक में, और अम्लीय उर्वरक अमोनियम से संबंधित जितने उर्वरक होते हैं वो अम्लीय उर्वरक आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ में हैंडिंग की अवस्था बुआई के कितने दिनों तक बनी रहती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जौ में हैंडिंग की अवस्था बुआई के कितने दिनों तक बनी रहती है, 30 से 35 दिन तक, 55 से 65 दिन, 75 से 85 दिन, 100 से 105 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 75 से लेकर 85 दिन तक ये बनी रहती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बुआई के फ्लावरिंग स्टेज तक हैंडिंग की अवस्था बनी रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, गेहूं के खेत में जौ का उगना कौन सी खरपतवार कहलाता है। रोग्यो, यहाँ पर रोग्यो लिखना, रोग्यो खरपतवार, रिलेटिव खरपतवार या अब्सोल्यूट खरपतवार या मिमिरकी जिसको नकलची खरपतवार कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो गेहूं के खेत में जौ का उगना कौन सा खरपतवार कहलाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, रिलेटिव खरपतवार हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली मक्का कौन सी है। जिया मेज वैरायटी इंडूराटा, जिया मेज वैरायटी इंडेंटाटा, जिया मेज वैरायटी इवेटा या जिया मेज वैरायटी सेरी सेनम। ठीक है, सेरीटेना। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मक्का उगाई जाती है जिया मेज वैरायटी इंडूराटा उगाई जाती है, ये हो गया भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर जिया मेज वैरायटी इंडेंटाटा उगाया जाता है, ये याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, निम्नलिखित में से बालू धान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बालू धान के नाम से इसको जाना जाता है। ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जवानिका, ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जेपोनिका, ओराइजा सेटाइवा वैरायटी इंडिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओराइजा सेटाइवा वैरायटी इंडिका जो है ये भारत के अंदर उगाई जाती है, याद रखेंगे। जोपानिका जो है जापान के अंदर उगाई जाती है, और जवानिका जो है ये कहाँ पर उगाई जाती है, ये इंडोनेशिया के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर, याद रखेंगे। तो इंडोनेशिया के अंदर एक द्वीप है, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है बाली द्वीप। ठीक है, बाली द्वीप, बाली द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर। उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है बालू धान। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जापानिका जो है इंडोनेशिया के अंदर बाली द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, बालू धान कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बाजरा में परागण होता है हवा द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षी द्वारा या स्वपरागित फसल है। तो बाजरा में जो परागण होता है वो हवा द्वारा होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीकानेर, जोधपुर, अंबिकानगर या मथुरा। तो यहाँ देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान पूछा है तो बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर स्थित है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर काजरी स्थित है। ठीक है, काजरी जो है ये स्थित है जोधपुर के अंदर, और आफरी भी स्थित है कहाँ पर, जोधपुर में। और टिड्डी अनुसंधान केंद्र भी जिसको WELWO के नाम से जाना जाता है, ये भी जोधपुर में स्थित है। अंबिकानगर के अंदर CSWRI, ठीक है, ये स्थित है भेड़ अनुसंधान वाला अंबिकानगर में। मथुरा के अंदर बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।